आज मैं आपके सामने कंसंट्रेशन सेल को लेकर आऊंगा। देखो, अगर सेम एलिमेंट अगर ऑक्सीडाइज्ड हो सेल में और रिड्यूस्ड हो, सेम एलिमेंट अगर सेल में ऑक्सीडाइज्ड हो और रिड्यूस्ड हो, ऐसे सेल को हम कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल, दूसरा होता है इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा ध्यान से समझना बेटा, ठीक है? कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें थोड़ा सा हाई डिमांड होनी चाहिए। इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल। अब आगे से मैं क्या किया करूंगा, दो तरह की डीपीपी दिया करूंगा। एक इस लेवल की जो कि बहुत ही आसान होती है, मतलब अगर मैंने 50 क्वेश्चन दे दिए तो 45 क्वेश्चन में कुछ भी कोई खास बात नहीं होती है। लेकिन अब मैं आपको 30 35 या 40 क्वेश्चन वो दूंगा जो थोड़े बेहतरीन होंगे, ठीक है? और आगे से मैं उसको प्रोवाइड करूंगा, और वो मटेरियल बिल्कुल नया है और वो किसी भी बुक और बुकलेट में आपको नहीं मिलेगा। बिल्कुल नया है, ठीक है? रिसेंटली बनाया गया है। तो कोशिश करूंगा कि कल दे दूं आपको नया। देखो, इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल और दूसरा कौन सा हो गया, इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन सेल हो गया। ठीक बेटा, करें शुरू। देखो, जिंक ने Zn2+ बनाया, कंसंट्रेशन C1 रखी। Zn2+ ने कंसंट्रेशन C2 रखी और जिंक बनाया। अगर आप देखो तो जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और जिंक का ही रिडक्शन हो रहा है। तो सेम एलिमेंट ऑक्सीडाइज्ड हो रहा है और सेम एलिमेंट रिड्यूस्ड हो रहा है, बट कंसंट्रेशन अलग अलग है। इसकी C1 है और इसको क्या कहते हैं, C2। और ऐसे को ही हम कौन सा सेल बोलते हैं, कंसंट्रेशन सेल होता है। आगे देखो, Pt H2 ने H+ बनाया, कंसंट्रेशन C1 रखा। फिर H+ जिसकी कंसंट्रेशन C2 है, उन्होंने H2 और Pt बनाया। बता सकते हो बच्चों, इसमें हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हुआ और हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हुआ। कंसंट्रेशन अलग अलग है, तो ऐसे ही सेल को हम क्या कहते हैं, कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है? और देखो, Pt H2 ने H+ बनाया, H2 का प्रेशर P1 ले लिया, H+ का कंसंट्रेशन C ले लिया, फिर H+ के साथ में C लिखा, H2 लिखा, Pt लिखा, और इस H2 का प्रेशर जो है वो P2 ले लिया। देखो बेटा, हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है। बच्चे कहेंगे सर अब की बार तो कंसंट्रेशन भी सेम है, H+ का भी C है और H+ का भी C है। लेकिन आप भूल जाते हैं कि गैस के लिए जो कंसंट्रेशन टर्म होता है वो उसका प्रेशर होता है। आपको याद है? नहीं, आयनिक इक्विलिब्रियम में या इक्विलिब्रियम में प्रेशर का एक्टिव मास, नहीं सॉरी, गैस का एक्टिव मास मोलारिटी भी थी और प्रेशर भी था। तभी वहां पे Kp भी आया था और Kc भी आया था, याद है ना? तो ये बताओ, ये तो गैस है? मोलारिटी वाली कंसंट्रेशन तो सेम है, लेकिन प्रेशर वाली कंसंट्रेशन अलग है कि नहीं है? और कोई भी एक चीज अलग हो जाएगी, है ना, तो हम कह सकते हैं
कि हाइड्रोजन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, हाइड्रोजन का ही रिडक्शन हो रहा है, कंसंट्रेशन अब की बार प्रेशर की अलग अलग है। तो ये भी कौन सा सेल हो गया? कंसंट्रेशन सेल। और ये दोनों भी कौन से सेल हो गए? कंसंट्रेशन सेल। अब सुनो, जिसमें मोलारिटी बदलती है उसे हम इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। यानी ये दोनों कौन से कंसंट्रेशन सेल हो गए? इलेक्ट्रोलाइटिक। और जिसमें प्रेशर बदलता है उसको हम इलेक्ट्रोड्स कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक है? हैं? मुझे अच्छे से याद है कि एक बार नीट में पूछा भी गया था कि ये कंसंट्रेशन सेल इलेक्ट्रोलाइटिक है कि इलेक्ट्रोड है। तो मैंने एक बहुत ही आसान तरीका बता दिया कि अगर मोलारिटी बदलेगी तो वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल होता है, और अगर मोलारिटी सेम रहती है और प्रेशर बदलता है तो हम उसे इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल कहते हैं। ठीक बेटा? मैं बच्चों से एक बार फिर कह दूं, मैं कोई गारंटी नहीं लेता कि मैं सब कुछ 100% समझा दूंगा। क्लास में पूछ लो, उससे अच्छी तो कोई बात नहीं है, नहीं तो बाहर निकल के जरूर पूछ लेना, लेकिन पूछ जरूर लेना अगर क्लियर ना हो तो। ठीक बेटा? और आज का लेक्चर अंतिम भी है और बहुत ही अल्टीमेट है, और बड़ी बड़ी चीजों को हम छोटे तरीके से आपको कराएंगे। ठीक है? लेकिन एक बार पहले थ्योरी पढ़ा रहे हैं। कई बच्चों ने मेरे से ये 11th 12th में पढ़ रखा है, तो उनका एक तरीके से रिवीजन है। कईयों ने नहीं पढ़ रखा है, हमें सबका ध्यान रखना है, हमें सब कुछ पढ़ाना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब कंसंट्रेशन सेल पे क्वेश्चन कैसे आते हैं, विषय अब आता है। आपको पता है जहां H+ होगा उसका संबंध पीएच से होगा, और पीएच तो हम किसी का भी कैसे भी निकाल सकते हैं। मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन कैसे आते हैं। देखो, एक चीज मैं आपको पहले बता दूं, किसी भी कंसंट्रेशन सेल का जो E0 सेल होता है वो 0 होता है। किसी भी कंसंट्रेशन सेल का E0 सेल हमेशा 0 होता है। ई सेल नहीं, E0 सेल। बताऊं क्यों? देखो बेटा, एक बात बताओ, अगर मुझे इस सेल का E0 निकालना होगा तो क्या मुझे C1 मोलारिटी की वैल्यू मैं कुछ भी लूंगा या 1m लूंगा? 1m। E0 निकालने पर क्या कंसंट्रेशन आप कुछ भी ले लोगे या 1m लोगे? और यहां भी क्या लेना पड़ेगा? 1m। मैं अब आपसे पूछना चाहता हूं, कुछ देर पहले इस सेल में इस साइड में और इस साइड में फर्क क्या था कंसंट्रेशन का? और E0 निकालते वक्त वो सेम हो गया। तो जो E0 इसका होगा वही इसका होगा। सेम एलिमेंट है, सेम कंसंट्रेशन है, तो जो E0 इसका होगा वही E0 इसका भी होगा। तो क्या डिफरेंस 0 नहीं होगा? इसलिए किसी भी कंसंट्रेशन सेल के E0 सेल में आप क्या कह सकते हैं कि भैया ये वैल्यू आपको 0 लेनी है। ठीक है? लेकिन ई सेल 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर ई सेल ही 0 हो गया फिर तो वो सेल किसी काम का नहीं होगा। ठीक, ऐसा है। इस वाले क्वेश्चन का संबंध पीएच से होता है ना? तो मैं आपको इस वाले के लिए एक शॉर्टकट फार्मूला दे देता हूं कि ई सेल इक्वल टू लगा लो 0.06 pH ऑफ एनोड माइनस pH ऑफ कैथोड। अगर कंसंट्रेशन सेल हो और हाइड्रोजन का केस हो और उसमें पीएच का कोई क्वेश्चन दिया है या पूछा हो, तो आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगा दीजिए, एक लाइन फार्मूले में एक लाइन में आंसर कर दोगे। हैं? क्लियर है? लेकिन इनके कैसे करोगे, क्योंकि यहां तो पीएच नहीं आएगा ना, है ना? एक एक करके मैं आपको बताता हूं कैसे करना है। जिसका शॉर्टकट देना था मैंने दे दिया। देखो, ये पहले बताओ क्या हो रहा था बेटा, Zn से Zn2 प्लस
Zn2+ से क्या हो रहा था बेटा? Zn, ये कंसंट्रेशन कितनी थी बेटा? ये कितना था? C2। ऐसा ही था ना? इसको कैसे करोगे? देखो कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है पता है? ऐसे पूछा जाता है, ये सेल है, ये सेल की रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी? अरे भाई स्पॉन्टेनियस तो तब होगी जब डेल्टा जी माइनस आए और ई सेल पॉजिटिव आए, तभी होगी। ई नॉट की तो मैं बात ही नहीं करता क्योंकि इसका ई नॉट तो 0 होगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो कैसे करना देखो, जैसे अगर मैं एक बार रिएक्शन लिख के दिखा दूं तो एनोड पे कौन सी रिएक्शन हुई बेटा? Zn से Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन और यहां पे C1 आ गया। और कैथोड पे क्या हुआ? बोलो कैथोड पे Zn2+, जिसकी कंसंट्रेशन कितनी है? C2, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक बना दे, है ना भाई? अगर मैं ओवरऑल रिएक्शन निकालूं तो ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो गए, और ये बताओ कि Zn2+ C2 से फाइनली आपने क्या बना दिया? Zn2+ क्या बेटा? तो अगर मैं इस रिएक्शन का क्यू निकालूं तो ऊपर क्या आएगा बेटा? C1/C2। ऐसे ही आएगा ना, है ना बेटा? प्रोडक्ट ऊपर, रिएक्टेंट नीचे, है ना? तो देखो क्या फार्मूला होता है बेटा ई सेल का? इक्वल टू ई नॉट सेल। इनका ई नॉट सेल तो 0, 0.059 या 0.06 एक ही बात है। बाई यहां कितना होगा? 2, और लॉग बोलो बेटा C1/C2। सही है। अब बताओ बेटा स्पॉन्टेनिटी कब आएगी? बोलो स्पॉन्टेनिटी कब आएगी? जब ई सेल माइनस हो, प्लस हो, तो C2 की वैल्यू C1 से, तो ये वैल्यू आएगी नेगेटिव, और ये नेगेटिव नेगेटिव क्या कर देगा? तो इसका मतलब स्पॉन्टेनिटी तब आएगी जब C2 की वैल्यू क्या होगी? C1 से ज्यादा होगी। इस केस में बेटा ई सेल कैसा आएगा? पॉजिटिव। और डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के लिए डेल्टा जी नेगेटिव होता है। ठीक है, बोलो। इसका मतलब मैं पता इस मेथड में क्या सिखा रहा हूं, अगर कंसंट्रेशन सेल का संबंध अगर पीएच से ना हो, अगर पीएच वाला है फिर तो शॉर्टकट लगा दो, अगर पीएच से ना हो तो आप एनोड और कैथोड की रिएक्शन लेके ओवरऑल बना लो, उससे क्यू बना लो। क्यू कैसे निकालते हो समझे? और उसके बाद नर्स इक्वेशन लगा दो, ठीक? और तब पता लग जाएगा कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है और कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस नहीं है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन। अब देखो, लेकिन बेटा अगर ये होता पीटी H2 ने बनाया H+, इसका प्रेशर कितना था? P1। क्या बना? H+, H2 और Pt, ये प्रेशर कितना था बेटा? P2। मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट एनोड, मेटल एक्सट्रीम लाइट कैथोड। बहुत ही बेहतरीन मेथड है पहचानने का, ठीक है? अभी मैं कुछ देर के अंदर एक क्वेश्चन आपके सामने लिखने वाला हूं, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। तो पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया आपको? क्या इसमें पीएच का फार्मूला लगेगा? इसमें तो प्रेशर है, और इसमें इन्होंने पूछा कि बताओ रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कब होगी। तो सीधी बात है, ई सेल पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नेगेटिव होना चाहिए। लेकिन कैसे होगा P1 P2 का मामला? देखो बेटा, एनोड पे कौन सी रिएक्शन होगी बेटा? H2 किस में जा रहा है? 2H+ में, क्योंकि एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। नहीं आया समझ में? कैथोड पे क्या होगा बेटा? 2H+, 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर क्या बना देगा? H2। सही है। दोनों को जोड़ने से पहले इसका प्रेशर बता दो बेटा कितना है? P1। और इसका कितना है? P2। जब दोनों को जोड़कर ओवरऑल इक्वेशन करोगे तो मुझे लगता है कि ये सब तो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ क्या बचेगा? P1 फॉर्मिंग P2।
है ना? तो बताओ बेटा Q की वैल्यू क्या होगी? P2 बाई P1, है ना? तो ई सेल इक्वल टू क्या हो गया? ई नॉट सेल 0.059 अपॉन समथिंग टू लॉग, आगे बोलो, P2 बाई P1। बता सकते हो कि ये स्पॉन्टेनियस कब होगा? जब P1 ग्रेटर देन P2 होगा। तो ऐसे केस में ई सेल कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। और डेल्टा जी कैसा आएगा? नेगेटिव आएगा। समझ गए भाई? करके देख लिया है? अब मेरे से कई बच्चे पता क्या कहते हैं, देखो सर, आपने इस मेथड को ऐसे ना बता दो आप, कि सर जैसे आप एक ट्रिक बना के दे दो हमें। बच्चे कई बार कहते हैं कि सर इसमें जो C1 C2 का रेशियो था, और इसमें इसमें क्या, इसको इसकी स्पॉन्टेनिटी कब आई थी? जब C2 ग्रेटर देन C1 था। और इसकी स्पॉन्टेनिटी कब आई? तो सर हम लोग एक ट्रिक बना लें क्या, कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल हैं उसमें उसमें क्या है, C1/C2 आता है, और इस वाले में P2/P1 आता है, मतलब उल्टा। तो मैं कहता हूं भाई बना तो सकते हो, लेकिन ये बात पूरी तरीके से सही नहीं है, कहीं पे गलती हो सकती है, कहीं पे गलती हो सकती है। तो बच्चे कहेंगे सर क्या गलती हो सकती है, ठीक तो लग रहा है। इसमें आएगा C1/C2, क्यों माधव? और इसमें क्या आएगा? P1/P2, और माइनस अपना ही। फिर हम ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी ना, ये वाला कहाँ गया ये सब। तो अपना 10-20 सेकंड कुछ तो बचेगा। और मेडिकल में ऑल अबाउट टाइम सेविंग है ना? तो मैं कहता हूं कि भाई देखो ऐसा करो, आप ये ट्रिक बना सकते हो, आप ये ट्रिक बना सकते हो, लेकिन ये ट्रिक आपकी, ये आपने नोट कर लिया है। अब मैं आपके सामने मैं बताता हूं क्या गलती होती। देखो एक क्वेश्चन आया ऐसे, PtCl2 HCl फॉर्मिंग, ये वो डेटा नोट करने तो था क्वेश्चन कहीं पे। हाँ ये PtCl2 सही है, HCl सही है, 0.1 m, इसका प्रेशर P1, और आगे है Cl2 प्रेशर P2, और ये Pt। और उन्होंने क्वेश्चन पूछा है कि स्पॉन्टेनिटी कब आएगी, ये क्वेश्चन है। ठीक है, कर लिया नोट सभी ने? बताओ, देखो इधर, पहले तो एक बात देखो, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखें आपको पता है कि नहीं पता है। क्या इस पूरे सेल के रिप्रेजेंटेशन में सॉल्ट ब्रिज का डबल पैरेलल लाइन है कि नहीं है? नहीं है, गायब है ना? इस गायब होने का एक मतलब होता है, वो मतलब कौन बताएगा? आज तक आप लोगों ने जितने भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़े हैं, आप लोग देखते हो ना, पहले एनोड की रिएक्शन लिखते हो, फिर दो पैरेलल लाइन बनाते हो, फिर ऐसे बताते हो ना, है ना? लेकिन मैंने इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्ट ब्रिज का कहीं भी रिप्रेजेंटेशन नहीं किया। सॉल्ट ब्रिज का रिप्रेजेंटेशन ना करना एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट क्या है? मुझे लग रहा था कि ये क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा। नहीं, मुझे लग रहा था कि इस क्वेश्चन का आंसर मुझे मिलेगा, लेकिन अच्छा किया कि मैंने इस क्वेश्चन को आपके सामने रख दिया। और ये क्वेश्चन कभी एम्स में आया था, और उन्होंने पूछा भी था
कि भाई रिएक्शन की स्पॉन्टेनिटी क्या होगी। तो पहले तो मैं एक बात बता दूं, देखो, अगर मैं Cl2 से देखो HCl का मतलब H प्लस और Cl माइनस, तो देखा जाए तो Cl2 से Cl माइनस बन रहा है, ऐसा लग रहा है। उस हिसाब से देखा तो रिडक्शन लग रहा है ना। लेकिन जो मेरी ट्रिक है, अगर मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा हो तो वह एनोड होता है, और एनोड पे तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो मैंने एक दिन पढ़ाया था कि एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है जिसमें आपको लगेगा कि यहां हो रहा है क्या, रिडक्शन, लेकिन वहां पर एनोड है वो, और एनोड में तो हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। आप ये बताओ, यहां पर आपको लगे कुछ भी, मेरी ट्रिक के अकॉर्डिंग इस साइड क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन, लिखा कैसे भी हो, बताओ। तो Cl2 से Cl माइनस बन रहा है, मतलब Cl2 से Cl माइनस दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में इस साइड क्या हुआ होगा, Cl माइनस से Cl2। समझ गए ना। अच्छा, आप ये बताओ, पोटेंशियल कब जनरेट होता है, जब कोई एटम और मॉलिक्यूल अपने आयन के संपर्क में आता है। Cl2 का संपर्क किससे है, HCl के Cl माइनस से है, पोटेंशियल जनरेट हो गया। फिर यही HCl का जो Cl माइनस है वो क्या बना रहा है, Cl2, हो गया ना। तो यहां भी पोटेंशियल जनरेट हो गया। सॉल्ट ब्रिज ना दिखाने का यह मतलब होता है कि दोनों ही इलेक्ट्रोड का जो इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है, कॉमन है। जैसे मेरी बात सुनो, अगर आपको मेरी बात कम समझ में आई है तो अब समझ में आ जाएगी। डेनियल सेल ऐसा होता है ना, डेनियल सेल में कॉपर और जिंक की बात होती है। बताओ, जिंक अपने आयन के संपर्क में है, पोटेंशियल जनरेट हो गया। कॉपर अपने आयन के संपर्क में है, पोटेंशियल जनरेट हो गया। अब इनमें से किसी का ज्यादा होगा, किसी का कम होगा, जिसका ज्यादा कम होगा उस हिसाब से करंट फ्लो होगी, है ना। बेटा इधर देखो, बोर्ड की तरफ ध्यान से समझना। ये बताओ, इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, ZnSO4। इसका इलेक्ट्रोलाइट क्या है, CuSO4। क्या दोनों इलेक्ट्रोलाइट क्या है, अलग अलग हैं, बोलो। अगर ये दोनों इलेक्ट्रोलाइट कॉमन हो जाएं तो फिर इसको मेंशन करने की कोई जरूरत नहीं होती। और सॉल्ट ब्रिज अगर रिप्रेजेंटेशन में नहीं है तो इसका मतलब जो एनोड का इलेक्ट्रोलाइट है और जो कैथोड का इलेक्ट्रोलाइट है वो सेम है, और उसकी कंसंट्रेशन भी सेम है। जल्दी बताओ, ये Cl2 का संपर्क किससे है एनोड पे, HCl से है, बोलो, या Cl माइनस से है। और राइट हैंड साइड में किसका संपर्क किससे है, फिर से Cl2 का किससे है, Cl माइनस के लिए, और वही HCl है जो लेफ्ट हैंड साइड, और वही HCl है राइट हैंड साइड। तो सॉल्ट ब्रिज ना दिखाना एक मतलब होता है, इसका मतलब दोनों इलेक्ट्रोलाइट के लिए इलेक्ट्रोलाइट सेम होते हैं। हो गया, क्लियर हो गई बात है। और अब देखो, मैं इससे पूछा गया स्पॉन्टेनिटी कब होगी, बताओ। एनोड पे क्या लिखोगे बेटा, शुभम बताओ। क्या बेटा, चल Cl2 से Cl माइनस बना दूं। एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, यही तो इस चैप्टर में गलतियां होती है बच्चों से। तो क्या लिखोगे जल्दी बताओ, 2Cl माइनस से देखो, अगर आपने मेरे बेसिक समझ लिया ना, कभी गलती नहीं होगी। और कैथोड में क्या होगा बताओ बेटा, Cl2 से फॉर्मिंग क्या बेटा, Cl2 है ना, नहीं सॉरी सॉरी सॉरी, 2Cl माइनस है ना। अब बताओ, ये Cl2 कितना है, P2, और ये वाला Cl2 कितना है, P1, सही है। तो अब बताओ क्या आएगा, P2 फॉर्मिंग P1 नहीं आएगा। तो अब Q क्या होगा, P1/P2 हो गया, है। तो अब बताओ, अगर इस पे नर्स इक्वेशन लगाओगे तो क्या होगा, बोलो बेटा। ई सेल इज इक्वल टू माइनस का 0.06/2 लॉग, रोहित भाई बोलो कुछ, P1/P2। तो स्पॉन्टेनिटी कब आएगी, स्पॉन्टेनिटी तब आएगी जब P2 किससे ज्यादा हो, P1 से ज्यादा हो। लिख लिया। अब मैं एक बार कंक्लूड करूं, बताओ।
हम लोगों ने क्या ट्रिक बनाने की कोशिश करी थी कि जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंसंट्रेशन सेल है और जो इलेक्ट्रोड कंसंट्रेशन सेल है राहुल, एक में क्या आ रहा था, C2 ग्रेटर देन C1 होगा, और एक में क्या होना चाहिए था, P1 ग्रेटर देन P2 होना चाहिए था। तो हम लोग दिमाग क्या लगा रहे थे, जहां प्रेशर वाला होगा वहां पे P1 हमेशा ग्रेटर देन P2 होगा। क्या ये क्वेश्चन प्रेशर वाला नहीं है? बोलो। और अगर आप ट्रिक के हिसाब से यहां लिख दो कि P1 ग्रेटर देन P2, क्या सेल स्पॉन्टेनियस होगा? तो क्या ट्रिक बनाना जायज है? या फिर ऐसे कर लो, गिने चुने सवाल आते हैं, गिने चुने सवाल आते हैं, एक ट्रिक में ट्रिक बना लो। बताऊं क्या ट्रिक? समझ तो गए? अब ट्रिक क्या बन गई कि इलेक्ट्रोलाइटिक में कौन ऊपर था, C1/C2, बोलो। और इलेक्ट्रोड में क्या था, एक में तो था C1/C2। अब ट्रिक बनाने की कोशिश कर रहा हूं, बताओ तो। और एक में क्या था, P2/P1 था। ये कब था, जब इलेक्ट्रोलाइटिक था। और ये कब था? ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर कोई ऐसा सेल का रिप्रेजेंटेशन दे दिया जाए जिसमें एनोड में भी रिएक्शन कैसी दे दी जाए, उल्टी। नहीं समझे? समझ में नहीं आया मैं क्या बनाने की कोशिश कर रहा हूं? अरे भाई, एनोड में भी उल्टी रिएक्शन नहीं दिख रही है आपको? एनोड पे तो ऑक्सीडेशन दिखता है, लेकिन यहां दिख रहा है दिख रहा है रिडक्शन, और है एनोड, है। तो गिने चुने दो तीन सवाल होते हैं, और गिने चुने दो तीन सवाल में कह सकते हो वैसे तो उल्टा होता है, ठीक है। लेकिन अगर उल्टी सीधी रिएक्शन अगर रिप्रेजेंट कर दी जाएगी, तो फिर उस केस में हमारा आंसर जो पहला वाला है उसी हिसाब से चलेगा। यानी इस वाले केस में ये वाला मेथड चलेगा या ऊपर वाला चलेगा? ऊपर वाला चलेगा। और ऊपर वाले के हिसाब से क्या आ रहा है, P1/P2 है। तो अब कैसे ट्रिक बनेगी, क्या, तमन्ना C1/C2 और P2/P1 भी हो सकता है, और P1/P2 भी हो सकता है। P2/P1 कब होगा? जैसा दिखता है वैसा ही होता है। और P1/P2 कब होगा? दिखता कुछ है, होता उल्टा है। तो ये ट्रिक बना लो, तो फिर ये समय की बचत हो जाएगी। नहीं आई बात समझ में? आ गई बेटा? कर लोगे? हैं? देखो भाई, समय तो बचाना ही पड़ेगा ना यार। आपने अगर एक क्वेश्चन को 2 मिनट लगा दिया तो एक तरीके से क्राइम हो गया फिर उसका क्या फायदा है ना? तो कैसे दिमाग में फार्मूला रखोगे रोहित भाई? ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल जीरो माइनस 0.059 लॉग C1/C2 कब? जब इलेक्ट्रोलाइटिक होगा, सिर्फ इलेक्ट्रोलाइटिक। और P2/P1 और P1/P2 दोनों हो सकते हैं। P2/P1 जो दिखता है वही दिया है, और P1/P2 जो दिखता है वो नहीं है। बस उल्टा कर लो। अब तो बन गई ट्रिक, अब ऐसे कर लो। ठीक, चलो अभी तो एक बात खत्म हुई। अब जरा एक बात ये मुझे बताओ कि हमने ये तो कर दिया, ठीक है। अब मैं आपके सामने दो तीन सवाल रखता हूं, इसका आंसर आप लोग दोगे। लिखो, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल। और क्वेश्चन ये है, पहला, Pt H2 NaOH salt bridge H plus H2 Pt NaOH 10⁻³ H plus भी 10⁻³ दूसरा क्वेश्चन, Pt H2 CH3COOH, इसका Ka 10⁻⁵ C.1 सॉल्ट ब्रिज, है ना। और H प्लस H2 और Pt, और ये जो H प्लस है वो मान के चलो
प्लस 0.1, नहीं 0.01 कर लो, क्लियर है। और तीसरा क्वेश्चन है Pt H2 H प्लस फॉर्मिंग H प्लस H2 Pt, इसका P1 जो है 10⁻⁻², और ये 10⁻⁻4, ये P2 है। ये तीनों ही अच्छे क्वेश्चन हैं, मेडिकल लेवल के क्वेश्चन हैं, आ चुके हैं मेडिकल में, ठीक है। चलो राहुल भाई इधर देखो, पहले आपको बताता हूं, मैं एक रुको, पहले पहले एक बार समझाता हूं। देखो H2 से क्या इधर कुछ भी लिखा हो छोड़ो, H प्लस बनना चाहिए, क्योंकि अगर मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट में लिखा राहुल भाई तो क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन। तो H प्लस की कोई कंसंट्रेशन होगी। अब या तो H प्लस मुझे डायरेक्ट दे दे या मुझे OH दे दे, तो OH से भी तो H निकल आता है, तो इन्होंने किसको दे दिया, NaOH को, ठीक। और ये पहले बताओ फिर राइट हैंड साइड पे क्या बन रहा है, H प्लस से H2, क्या ये कंसंट्रेशन सेल नहीं है। कौन सी वैरायटी का, ये वाला, इलेक्ट्रोलाइटिक का कि इलेक्ट्रोड का। और इसका संबंध पीएस से हो सकता है, ईएमएफ निकालना है बेटा। ईएमएफ अगर मुझे निकालना है तो क्या फार्मूला, एक ट्रिक बताई थी, 0.06 पीएच ऑफ एनोड। पीएच इसका कितना है, अब इसमें गलती ना करना, 10-11 कर रहे हो तो फिर तो हो गया काम। और इसका पीएच, एक लाइन में आंसर हो, इससे छोटा क्या हो सकता है ना बेटा। इसका तो शॉर्टकट मैंने पहले दे दिया था, कर लोगे, कोई इश्यू नहीं। इसलिए ज्यादा इधर उधर की बात नहीं इस केस में, सीधा सीधा ऐसे करना है। अब इधर आओ बेटा, इधर देखो, H2 किस में जा रहा है, H प्लस में। इन्होंने H प्लस को घुमा के नहीं दिया है, CH3COH लिख दिया है। इसका मतलब CH3COH जितना H प्लस देगा वही लेना है। और CH3COH एक वीक एसिड होता है, उसका Ka दिया है, उसका C दिया है। तो आपको याद है इसके द्वारा जो मुझे पीएच चाहिए होता है, तो इसकी भी एक ट्रिक बताई थी। हाँ, पीएच इज इक्वल टू हाफ, याद है रोहित, याद है कि भूल गए आयनिक इक्विलिब्रियम में, हाफ pKa माइनस log C। तो pKa इसका 5 हो गया, और माइनस log C, ये वैल्यू -1 हो गई, तो कितनी हो गई। देखो ये जितने शॉर्टकट याद रहेंगे उतने ही तुम्हारा कैलकुलेशन की बचत होगी। बस आ गया पीएच। अब इसके बाद क्या करोगे, ई सेल इक्वल टू, बताओ बेटा कैसे करेंगे अब आगे, 0.06, समझ में आ रहा है ना। पीएच ऑफ एनोड कितना आया, 3, माइनस बोलो है 2, आ गया बेटा। तो बस इसका आंसर 0.06, खत्म हो गई। अब इससे आसान क्या होगा, और इससे मुश्किल में मेडिकल में क्या बन सकता है, ठीक। इस वाले में आओ, क्या ये इलेक्ट्रोलाइटिक का है कि इलेक्ट्रोड का है माधव, इलेक्ट्रोड का है। हाइड्रोजन दिखा, गैस दिखा, पढ़ाई लिखाई ठीक से होती तो दिमाग में, भाई सर ने बताया था P1/P2 भी हो सकता है और P2/P1 भी हो सकता है, जो दिख रहा है वही होता है ना। तो राहुल भाई P1/P2, तो ई सेल के लिए क्या होगा, -0.06 बाई बोलो 2 लॉग, सही है। क्या होगा बताओ, P2/P1 कि P1/P2, P2/P1, यही हुआ ना। तो 10⁻⁻4 ऊपर हो गया और 10⁻⁻2 नीचे हो गया। अपना कर लो सॉल्व, जो आता हो। कितना आएगा, माइनस में आएगा कि प्लस में आएगा,
प्लस में आएगा और प्लस ही में आना चाहिए, तभी सेल काम करेगा। जो भी आंसर है बताओ, न्यूमेरिकल में कोई दिक्कत है? कर लोगे आराम से। तो कंसंट्रेशन सेल पे किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं? सेल कभी स्पॉन्टेनियस होगा, कभी स्पॉन्टेनियस नहीं होगा, उसकी ट्रिक बन गई है। C1/C2 में कोई भी कंफ्यूजन नहीं है। कंफ्यूजन कहां होती है? P2/P1 में और P1/P2 में, बता दिया। उसके बाद न्यूमेरिकल में वैल्यू निकालनी हो तो आमतौर पे क्वेश्चन PS से होता है और उसका शॉर्टकट मिल चुका है, फटाफट लगाओ आंसर। अब बता दो कोई दिक्कत हो तो। कर लोगे? और मैं तो तारीफ तब मानूंगा जब मैं जो कल आपको DPP प्रोवाइड करूं उसके क्वेश्चन करके दिखाओ, होंगे वो मेडिकल लेवल के, ये कंफर्म है। लेकिन अब इतने भी आसान नहीं। सही है? आ गया समझ में? बेटा इस बात को समझाने के बाद एक छोटा सा क्वेश्चन और करा दें, उसके बाद एक ऐसे सेल पे जाएंगे जिसके क्वेश्चन तो मेडिकल वाले कर ही नहीं पाते। सही बता रहा हूं? उसके क्वेश्चन मेडिकल वाले तो छूते भी नहीं है। और मैं भी मानता हूं कि 10 बार में से 5 बार नहीं आता है, लेकिन जिस साल आता है उस समय फिर मुश्किल हो जाती है। मैं उसका भी एक आपको शॉर्टकट बताऊंगा, लेकिन पहले एक छोटा सा क्वेश्चन कर लें। पीटी Fe2+ कॉमा Fe3+ पैरेलल लाइन H2 पीटी, ये कोई सेल है? ये IIT में आया हुआ क्वेश्चन है, लेकिन क्वेश्चन में कोई खास बात नहीं है। इसको मेडिकल में भी पूछा जा सकता है। 0.1 m, 0.01 m, ठीक है बेटा। और ये वैल्यू 10⁻³ और मेरे से इन्होंने E0 Fe क्या है 3+ से Fe2+ दे दिया, और ये वैल्यू -1.4। पहले एक बार उतार लो इस क्वेश्चन को। करेंगे तो एक ही 2 लाइन में, ज्यादा में नहीं करेंगे, ठीक बेटा? ज्यादा बड़ा नहीं करेंगे। बस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में 1-2 बातें और रह गई हैं, और मैं चाहता हूं कि जो मुश्किल चैप्टर है उस पर आपकी कमांड हो। देखो मैंने आपको थर्मोडायनामिक्स अच्छे से पढ़ाया, देखो मैंने इक्विलिब्रियम आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया, और देखो मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी अपनी तरफ से अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और आपके चेहरे बता रहे हैं, और जो आप डाउट्स पूछते हो उससे मुझे पता लग रहा है कि आप काम कर रहे हो। और काम वही करता है बच्चा जब उसको सब्जेक्ट सब्जेक्ट क्या वो चैप्टर आता हो तब करता है। मैं तो इस फंडे का आदमी हूं कि अगर आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो इसका मतलब वो चीज आपको आती है। ठीक है, डाउट आएगा वो एक अलग बात है। चले, ये पहले बताओ, मैं आपको छोटी छोटी बातें बता देता हूं। इधर देखो, पहले तो एक बेसिक बात बता दूं, कॉमा लगाना बेटा। इसका मतलब Fe2+ किस में जा रहा है? Fe3+ में जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन है, होना भी चाहिए, एक्सट्रीम मेटल लेफ्ट है, ये तो ठीक है। कॉमा क्यों लगाते हैं? हैं? हाँ, जो बना रहा है और जो जो बना रहा है और जो आफ्टर द रिएक्शन बन रहा है, अगर उसका फेज एक होता है, जैसे इधर देखो, हम लोग ऐसे नहीं लिखते वगैरह वगैरह, ऐसे लिखते हैं ना? हैं? बना कौन रहा है? जिंक। क्या ये सॉलिड में नहीं होता? जो बना रहा है वो Zn2+ है, वो सॉलिड होता है कि आयन होता है? आयन होता है, और आयन हमेशा सॉलिड नहीं होता, वो लिक्विड में होता है। तो ये सॉलिड और ये एक्वस, क्या फेज अलग अलग नहीं हो गए? तो जब फेज अलग अलग होता है तो स्लैश लगता है। लेकिन ये बताओ, जो था और जो बना, दोनों आयन नहीं हो गए? दोनों एक्वस नहीं हो गए? और जब दोनों एक्वस हो गए तो फेज एक ही होगा, और जब फेज एक होता है तो स्लैश नहीं लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। लेकिन कॉन्सेप्ट वही होता है कि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन होता है। आ रहा अच्छे से समझ में? है? अब ये बताओ, ये कोई कंसंट्रेशन सेल तो नहीं है? हैं? करें एक लाइन में क्वेश्चन? है? बताओ।
ई सेल इक्वल टू क्या बताया था ट्रिक बेटा एक लाइन में नस्ट इक्वेशन का? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल प्लस ई रिडक्शन पोटेंशियल, याद है ना? ऐसे था ना एक लाइन पे। चलो पहले क्या निकालें? ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो ई नॉट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं पता है, कितना कर लूं? प्लस का 1.4, समझ गए? पिछले लेक्चर में किया था हम लोगों ने। माइनस का 0.06 बटा, रोहित भाई, राहुल भाई, शुभम बोलो भाई, बोलो। 1 log। कौन इस बार दोनों लेने पड़ेंगे? कौन ऊपर आएगा कौन नीचे? Fe2 प्लस से Fe3 प्लस बना, कौन ऊपर कौन नीचे? इसका मतलब 10 की पावर -2 ऊपर और 10 की पावर -1 नीचे, सही है? हो गया? बताओ क्या ये EOP हो गया? प्लस का ERP, बोलो। नहीं समझ में आया? नहीं आया समझ में? है? और पीएच की वैल्यू कितनी है? कर लो सॉल्व, कितना आएगा देखो एक बार। कहां पे बेटा? अच्छा रिडक्शन है, सॉरी सॉरी। हाँ माइनस आएगा, बिल्कुल ठीक। 1.27 यानी 1.28। ये समझ में आया जो जस्मिन ने बताया? ईओपी प्लस था, ईआरपी तो माइनस बताया था ना पिछले लेक्चर में, ठीक है। तो ई सेल कितना हो गया? 1.28 वोल्ट मान लें, देख लो बेटा। अगर इसको ट्रेडिशनल तरीके से करोगे तो आपका 1 मिनट से ऊपर समय चला जाएगा, ऐसे नहीं करना है। और इसकी प्रैक्टिस आपको बढ़ानी पड़ेगी, तब आप कर पाओगे। बताओ, है? क्लियर है? ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओगे बेटा? एक सवाल और पूछ लें बेटा, इधर देखो। गैसियस इलेक्ट्रोड में प्लैटिनम लेने की जरूरत क्यों पड़ी थी बेटा? यहां नहीं, गैसियस इलेक्ट्रोड में पीटी लेने की जरूरत क्या थी? सर टेंडेंसी तो पैदा हो गई थी, लेकिन आने जाने का रास्ता ही नहीं था, तो प्लेटिनम ने कर दिया था। हम्म, इसमें प्लेटिनम की लेने की जरूरत पड़ गई। इमेजिन करो, ये भी पानी में, ये भी पानी में, पानी से कभी भी इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं होते, तो टेंडेंसी तो पैदा हो गई, क्योंकि ये अपने आयन के संपर्क में आ गया। लेकिन फिर टेंडेंसी तो पैदा होगी, लेकिन आने जाने का रास्ता नहीं मिला, तो फिर तो देना पड़ेगा, और देने का एक ही रास्ता है, प्लेटिनम। नहीं आया समझ में? है? तो यहां प्लेटिनम क्यों नहीं, यहां प्लेटिनम क्यों, ये लॉजिक समझ में आ रहा है ना? इसका मतलब गैसियस इलेक्ट्रोड ही नहीं, जहां एक फेज में रिएक्शन होती है, वहां भी हम प्लेटिनम का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? समझ गए? आगे बढ़े। और अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं, मेडिकल वाले वो क्वेश्चन करते ही नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे ढंग से करो, देखो कैसे करोगे। ठीक है, हेडिंग डालो। अंतिम एग्जाम्पल, और वो है मेटल, मेटल सॉल्ट, मेटल सॉल्ट। और वो मेटल सॉल्ट हमेशा कौन सा होना चाहिए बेटा? एस क्यूब वैरायटी का होना चाहिए, समझते हो? एस क्यूब। और आयन इलेक्ट्रोड, आयन इलेक्ट्रोड। बस दो तीन बातें अब ज्यादा बताने को रह नहीं गई, ठीक है? इसके बाद 10-15 मिनट में थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर बता देंगे, खत्म मामला। ठीक है, देखो ये जबरदस्त टॉपिक है।
मैंने देखा कि मेडिकल के स्टूडेंट इसको छोड़ो यार, इसको कौन करे। मेटल सॉल्ट भी हमेशा क्या होना चाहिए? सॉल्ट एस क्यूब का होना चाहिए, और वो है आयन इलेक्ट्रोड। देखो मैं आपको समझाता हूं बेटा, इधर देखो। अगर मैं यहां पर एक सिल्वर का वो ले लूं, ठीक है, रॉड, उस पे मैं एक पेस्टिंग कर देता हूं, ध्यान से देखो भाई, और पेस्टिंग कर देता हूं AgCl की, और इसको डुबो देता हूं एक ऐसे सोल्यूशन में जैसे KCl या NaCl। तो क्या ऐसे काम होता है, कैसे समझाते हैं देखो। शॉर्टकट फार्मूले बताऊंगा अभी आपको, कर लोगे जल्दी से, लेकिन एक बार समझ तो जाओ, करें। क्योंकि मेडिकल में आपको इस बात को ध्यान रखना है कि आप क्विक रिस्पॉन्स कैसे पैदा करते हो, ठीक भाई जी। देखो, मेटल कौन सा है शुभम? सिल्वर। मेटल हो गया, उसके ऊपर आपने पेस्टिंग किसकी कर रखी है? AgCl की। क्या AgCl Ag का एस क्यूब सॉल्ट होता है? कर दिया। तो मेटल के बाद उसके ऊपर क्या है? एस क्यूब सॉल्ट, और उसके बाद आयन। अब जो आपने सॉल्ट पेस्ट किया है, उसको एक ऐसे सॉल्यूशन में डिप किया है जिसके आयन क्या कुछ कॉमन है? ओ भाई, कॉमन तो रखने पड़ेंगे यार, तभी तो टेंडेंसी पैदा होगी। टेंडेंसी कब पैदा होती है? पोटेंशियल कब जनरेट होता है? जब एक आयन अपने मालिक्यूल या एटम अपने संपर्क में है, तभी तो टेंडेंसी पैदा होगी। आजा भाई इधर देख। अब मुझे एक बात ये पहले बताओ, Ag के ऊपर पेस्ट किसका लग गया? AgCl का। AgCl का संपर्क किससे हो गया? KCl में। K छोड़ो, Na छोड़ो, Cl है। अब बताओ, ये Cl जुड़ा है किसके साथ, और ये Cl किसके जुड़ा है? अकेला। तो संपर्क होने से टेंडेंसी तो पैदा होगी। तो पहले बताओ, इस सेल का, सॉरी सेल का नहीं, इस हाफ सेल का SOP और SRP जीरो तो नहीं होगा ना? जब टेंडेंसी पैदा हो गई तो कुछ तो होगा ही, पक्का। अब इसके क्वेश्चन बड़े कठिन माने जाते हैं, क्योंकि एस क्यूब का सॉल्ट किससे होता है संपर्क? KSP से, और KSP किधर है? आयनिक इक्विलिब्रियम में। अब इधर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी आ गई, उधर आयनिक इक्विलिब्रियम भी आ गया, दोनों बेहतरीन चैप्टर हैं, क्वेश्चन घुमा दिया, बड़ा कर दिया, बड़ा लंबा चौड़ा काम होता है, ठीक है। आप किसके आदी होते हो? आपकी आदत होती है इसकी, मतलब आप इसके बजाय कौन से क्वेश्चन में कंफर्ट होते हो? पता कैसे? आप लेते हो Ag, और इसका संपर्क आप Ag प्लस से कर देते हो। बोले जी पोटेंशियल जनरेट हो गया, टेंडेंसी पैदा हो गई, और खत्म कर दो। तो तुम लोगों ने कौन से इलेक्ट्रोड की स्टडी की है? मेटल मेटल आयन। और ये क्या है? ये बीच में घुस गया कौन? एस क्यूब। तो घुस गया तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट करता है। यार ऐसे क्वेश्चन हो जाएं तो आसान है, ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो मुश्किल है, ठीक है। लेकिन एक बात बताऊं बेटा, इधर देखो, चिंता नहीं करनी है। अगर मैं इसी क्वेश्चन को, इधर देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को इस स्टाइल में कर दूं, तो जितना ये आसान है उतना आसान ये भी होगी। कैसे बताऊं? मैं कहता हूं कि ये वाला जो मुश्किल सा दिखने वाला जो हाफ सेल दिखता है, वो इसी से बनता है। कैसे? देखो, ये है, ये है। अगर मैं बाहर से एक्सेस में KCl डाल दूं, ये बन गया। है सर, इतना आसान है? देखो कैसे। कौन आ रहा है? हैं? कौन से आयन है? K+Cl-, Ag प्लस है, खटाखट Ag प्लस किससे जुड़ेगा? Cl- से। क्या बना देगा? AgCl। ये AgCl कहां जाएगा? तो प्रेसिपिटेट हो गया। और अगर ये प्रेसिपिटेट हो गया तो क्या इसके ऊपर पेस्टिंग नहीं चढ़ गई? किसकी? हैं?
और आपने ये चीज क्या बोली है? शब्द में सुना मैंने, आपने क्या बोला था? सुना मैंने क्या बोला? एक्सेस में। तो एजी के ऊपर पेस्ट किसका चढ़ गया? एजीसीएल का आ गया है। और फालतू और क्या आ गया? केसीएल। यही तो है। नहीं आया समझ में? तो जब ये वाला इसी से बनता है तो दोनों के ई बराबर हो गए। बोलो। दोनों का ई बराबर हो गए। तो जैसे इसको करते थे वैसे इसको करना, लेकिन करना कैसा है, इसके लिए दो शॉर्टकट आपको देंगे। ठीक, सुन लो पहले। पहला शॉर्टकट तो ये है। और हाँ, एक चीज बताना भूल गया भाई, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ। सर, इस तरह के सेल का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? अब ये एनोड का काम कर सकता है और ये कैथोड का। देखो, अगर ये एनोड का काम करेगा तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, एजी एजीसीएल। ध्यान रखना राहुल, ये सब पूछे जाते हैं। और कैथोड में सीएल माइनस, एजीसीएल और एजी, ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तीन हिस्से होते हैं। एक बार बताऊं कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? इधर देखो, इधर देखो, तीन हिस्से होते हैं जब पेस्टिंग होती है। तीन हिस्से होते हैं, बोलूं? देखो, मेटल भी लिखना होता है, एस क्यूब सॉल्ट भी लिखना होता है, और जो आयन कॉमन है वो भी लिखना होता है। लेकिन लिखने का तरीका देख। मेटल एक्सट्रीम लेफ्ट, एनोड। ठीक। और एस क्यूब सॉल्ट जो भी है वो हमेशा बीच में लिखा जाता है। उसके बाद बचता क्या है? जो कॉमन आयन है। कैथोड में मेटल स्ट्रीम राइट, बेसिक्स में गलती नहीं करना, एस क्यूब सॉल्ट बीच में। तो आयन अब इधर थोड़ी लिखोगे, इधर ही लिखोगे, कभी गलती नहीं होगी। ठीक। तो जहां पेस्टिंग का मामला आ जाता है, जहां एस क्यूब का सॉल्ट, और अभी तक आदत क्या थी? ऐसे लिखते थे, ई या ई नॉट Zn2+ से जिंक, बस दो ही लिखते थे। अब तीन हो गए। और वो एस क्यूब सॉल्ट होगा वो हमेशा बीच में होगा। सही है भाई जी? अब एक शॉर्टकट, और आपको पता है एस क्यूब सॉल्ट में केएसपी निकाला जाता है। केएसपी हम लोग कैसे निकालते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम में? इसमें कैसे निकालते हैं इसका शॉर्टकट मैं बताता हूं, लिखो। ट्रिक ये है, नोट कर लो। और ये फार्मूला कभी भूलना नहीं जो मैं बता रहा हूं। ई नॉट सीएल माइनस एजीसीएल एजी माइनस ई नॉट एजी प्लस से एजी इक्वल टू 0.06 लॉग केएसपी। एक तो मेरा ये शॉर्टकट याद रखो, बहुत बचत होगी समय की। अगर न्यूमेरिकल में केएसपी पूछा हो, खट से ये शॉर्टकट लगा दो। कहां आया, कैसे आया, कैसे डिराइव हुआ, इस बैच के लिए मतलब नहीं है। डिराइव की क्या जरूरत है? और ये कब लगाओगे? हैं? जब वहां केएसपी का पंगा खड़ा हो जाए। अगर किसी भी हाफ सेल में या किसी भी सेल में केएसपी का क्वेश्चन बने, ये लगा दो। एडवांस में खूब आते हैं क्वेश्चन, इसीलिए मेडिकल वाले स्टूडेंट इसको करते नहीं है। ठीक है। और दूसरा, एक तो ये है, अगर केएसपी ना पूछा जाए, ठीक, केएसपी ना पूछा जाए तो कैसे करना है, लेकिन पहले ये बताया, समझ में आया? मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, लिखना एक बार। ये क्वेश्चन ऐसे था, मुझे याद है, ये था, पूछा था इन्होंने, शॉर्टकट में लिखो, आईआईटी का था। केएसपी एजीआई 10⁻⁻16 एसआरपी ऑफ एजी प्लस 0.8, और कैलकुलेट करना था एसआरपी आई माइनस एजीआई और एजी। आपको पता है एजीआई क्या होता है? एजी का
एस क्यूब सॉल्ट होता है। खटाखट आंसर निकालो जरा, निकालो इसका आंसर। जब कभी भी एस क्यूब सॉल्ट के अंदर केएसपी पूछा जाए, दिया जाए, ये शॉर्टकट लगा ले भाई। एक बार और बच्चे सॉल्व करो। एसआरपी पूछा है और फार्मूला भी एसआरपी है, देख लो। मुझे हिसाब से एक लाइन में फार्मूला, एक लाइन में आपका आंसर पुट करके निकाल लो। और किसी भी अच्छी बुक्स में इस क्वेश्चन का सलूशन देखोगे ना, आधे पेज में दे रखा है, और उसके आधे टर्म तो समझी में नहीं आते। बोलो जी। हैं? कितना आया बेटा? माइनस आया? कितना आया? 0.16। अभी ने चेक कर लिया है? सबका आ गया? और जब सबका सेम आया तो ठीक है, मैं बहस नहीं करता, वही आएगा फिर। ठीक है। एक तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं इस पे, समझ गए? अब इस पे एक क्वेश्चन और आता है, वो इस तरह का देखो। ए जी, AgCl, Cl माइनस, इसका केएसपी दे दिया 10⁻⁻10, Cl माइनस दे दिया 0.1 m, सही है। और उसके बाद Ag प्लस से Ag, और ये वैल्यू दे दी 0.01। बोले जी बताओ इस सेल का ईएमएफ क्या होगा? देखो देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर चल रहा है इसमें, बहुत इंपॉर्टेंट। बहुत समझदारी से आज घर पे काम करना है भाई, है ना? अल्टीमेट लेक्चर है ये। खैर जो भी हो, मुश्किल चीज को पढ़ा तो आसान तरीके से रहे होंगे ना, बस इंपॉर्टेंट बात ये है। चले बेटा रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। इन्होंने क्वेश्चन सुना बेटा क्या पूछा है? ई सेल पूछा ना भाई शुभम भाई? क्या पूछा है? ई सेल। आधी जनता तो यूं ही खड़ी हो जाती कि नहीं करते इसको भाई, कौन एस क्यूब सॉल्ट ये सब करे। ठीक है, देखो बेटा इधर देखो, ये हिस्सा आसान है ना बेटा? हैं? ये घुस के काम गड़बड़ कर रहा है। हैं? आपको पता है ये वाला कैसे बनता है? बताया था ना कैसे बनता है। ये कैसे बनेगा? हो क्या रहा है? एजी से एजी प्लस बन रहा है। ये कैसे बनता है? एजी को किस में डुबो दो? एजी प्लस में, और बाहर से केसीएल और एनएसीएल खूब डाल दो, है ना? तो क्या बोला था? जिससे बनता है, नहीं आ रहा समझ में? है? ये देखो, ये लिख दे। स्लाइड चली गई क्या? अच्छा ठीक है, पहले ये बताओ समझ में आया कैसे ये गुस्ताखी कैसे कर दी मैंने? बोलो। अब मुझे इसकी जगह अगर ये लिखने का हक मिल गया, क्या चक्कर है यार, ये डिस्टर्ब कर रहा पढ़ाने में। कृष्णा जी, लाइट देखो इधर उधर। आ गई आ गई आ गई यार, आ गई, रहने दो रहने दो रहने दो, रहने दो बेटा। हाँ भाई, आप लोग डिस्टर्ब तो नहीं हुए? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बातें बताई जा रही हैं, ये मुश्किल चीज इजी कर दो। कर दिया? अब रुक जाओ, क्या अब ये कंसंट्रेशन सेल नहीं हो गया? बोलो।
कंसंट्रेशन सेल का ई सेल माइनस का 0.06 बाई कौन से कंसंट्रेशन सेल बना? इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोलाइटिक तमन्ना? इलेक्ट्रोलाइटिक, क्योंकि ये एजी प्लस निकलेगा किसी और तरीके से, और ये एजी प्लस हमें दिया है। अरे बेटा, प्रेशर वाली बात तो तहां आती है जहां पे गैस हो, यहां गैस कहां है? तो ये तो इलेक्ट्रोलाइटिक का सीधा सवाल है बेटा? तो ये बताओ क्या फार्मूला होता है ऊपर, C1/C2, यानी Ag प्लस पहले वाला डिवाइडेड बाई Ag प्लस दूसरे वाला, है माधव भाई? ये वैल्यू तो डायरेक्ट दी है सर, ये तो नहीं पता है। कोई बात नहीं, निकाल देते हैं। क्या दिया है? KSP। KSP AgCl का क्या होता है, ये भी बताने की चीज है। Ag प्लस और क्या बेटा, Cl माइनस। KSP बोलो 10⁻⁻10, किसकी वैल्यू चाहिए? Ag प्लस की। Cl बोलो 0.1, क्या Ag प्लस की वैल्यू 10⁻⁻9, ये वैल्यू हो गई कितनी? 10⁻⁻9। ये तो बल्ले बल्ले है, ये वैल्यू कितनी है? 10⁻⁻2। खत्म। सबसे आसान तरीका, कोई आसान तरीका इससे हो ही नहीं सकता। मुझे तो नहीं लगता इसके बाद आपको कभी इस तरह के सॉल्टों में कोई दिक्कत आएगी। ठीक। अब आप कहोगे सर एक चीज समझ में नहीं आई, आप हर बार AgCl, AgBr, AgI का ही एग्जांपल ले रहे हो, क्या यही एस क्यूब सॉल्ट है? ना यार, एस क्यूब सॉल्ट तो और भी हैं। लेकिन मेरा अनुभव ये कहता है बेटा, एक और इलेक्ट्रोड होता है, पता नहीं किसी ने मेरे से पूछा था, अभी आप ही के बैच में किसी ने पूछा था, कौन सा इलेक्ट्रोड? कैलोमल इलेक्ट्रोड। पता है कैलोमल का क्या फार्मूला होता है? कैलोमल का फार्मूला होता है Hg2, आगे बोलो, Cl2। Hg2 क्या बेटा? Cl2। ऐसे देखो लिखा मिले, इधर देखो, Hg, Hg2Cl2, Cl माइनस। अगर ऐसे लिखा है बेटा, तो बताओ ये हाफ सेल एनोड है कि कैथोड है? मेटल, एक्सट्रीम लेफ्ट, एनोड, एस क्यूब सॉल्ट बीच में। और उल्टा लिख दिया जाए तो, है ना? तो इस टॉपिक पे AgCl, AgBr और AgI के अलावा मैं 25 साल की गारंटी देता हूं, कभी क्वेश्चन अगर आया तो बस इस पे आया है। तो जैसे वो है वैसे ही, समझ गए? हैं? एक अंतिम बात बता दें बेटा, हमारे सिलेबस में रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? हाइड्रोजन। इसे भी कई बार रेफरेंस इलेक्ट्रोड के तौर पर यूज करते हैं। और पता नहीं इसी बैच में किसी बच्चे ने सवाल पूछा था कि सर रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा होता है? वो हाइड्रोजन ढूंढ रहा था, वो मिला नहीं, और उसमें कैलोमल लिखा था। वही आंसर है, नोट कर लो। तूने पूछा था तमन्ना? हाँ, मुझे लग रहा था किसने, मेरे ध्यान नहीं आ रहा कि उसने पूछा है, लेकिन हम लोग को क्वेश्चन याद रहता है यार, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा बच्चे ने। लिख लो, कैलोमल इलेक्ट्रोड इज आल्सो यूज्ड एज ए क्या? बस, बस 10 मिनट और कंसंट्रेट हो जाओ, बस अपनी बात में खत्म कर दूंगा, ठीक है? मैं जानता हूं कि जिस समय टेस्ट होता है ना, उस समय पढ़ाई का मन थोड़ा कम करता है, लेकिन थोड़ा सा भाई ये खत्म ही हो जाएगा ना फिर। ठीक भाई? अब ये बताओ, नर्स इक्वेशन में कुछ बचा तो नहीं यार? सब तो पढ़ा दिया। और मैं अब कहता हूं इंडिया की किसी बुक से क्वेश्चन ले आओ, मैं कर दूंगा। लेकिन एक छोटी सी बात रह गई है, थर्मोडायनामिक्स भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से जुड़ती है। मेडिकल लेवल पे कुछ मैं फार्मूले आपको बता दूं, उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। लिखो बेटा, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स, बस, थर्मोडायनामिक पैरामीटर्स। और अभी जिस बच्चे ने पैरामीटर्स, थर्मोडायनामिक्स पैरामीटर्स, देखो बेटा,
आप सब जानते हो कि सेल में एक रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्टेंट क्या बनाता है बच्चों? प्रोडक्ट। सही है। पूरी नर्स्ट इक्वेशन जब चली तो ये बताओ, पी बाई आर होता है? क्या बेटा किसी ने, इधर बेटा, क्या किसी ने जिंदगी भर का ठेका ले रखा है कि एक सेल जिंदगी भर चलेगा? एक समय के बाद तो सेल खराब होता ही है। सेल खराब होने का मतलब सेल की रिएक्शन रुक जाना। केमिस्ट्री वाले कभी भी रुकना नहीं बोलते, इक्विलिब्रियम बोलते हैं। जैसे नहीं, डेली लाइफ में जैसे दुकान को बंद करना हो तो उनकी लैंग्वेज क्या होती है? दुकान को बढ़ा दो। नहीं समझे? वो मतलब थोड़ा सा सुपरस्टिशियस होते हैं और वो कहते हैं भाई ये शब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, दुकान को बंद कर दो। बात वही है, लेकिन शब्द ऐसे नहीं, मतलब समाज में ऐसा है कि नहीं है? उसी तरीके से एक बात ये पहले बताओ, अगर केमिस्ट्री वालों ने ये कह दिया रिएक्शन बंद हो गई तो उनका तो सारा बिजनेस चौपट। अगर केमिस्ट्री वालों ने ये कह दिया कि रिएक्शन बंद हो गई तो बच्चे कहेंगे जी हम आपसे क्यों पढ़े? तो हम लोग क्या कहते हैं चालाकी से, नहीं रिएक्शन तो होती है पता नहीं लगता। इसका मतलब बात मैं इक्विलिब्रियम की कर रहा हूं। तो हम लोग ये कहते हैं भाई रिएक्शन बंद हो गई। ये वास्तव में शब्द गलत है, हमें बोलना चाहिए रिएक्शन इक्विलिब्रियम में आ गई। जैसे समाज में दुकान को बंद करने को कभी भी कहते हैं दुकान बढ़ा दो, ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो जब ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम पर आएगी तो एट इक्विलिब्रियम, बताओ बेटा रोहित, क्या क्यू क्यू होगा या के बराबर होगा? के बराबर। और जब रिएक्शन ही बंद हो जाएगी तो ई सेल क्या हो जाएगा? जीरो। ई नॉट नहीं, ई नॉट तो कंसंट्रेशन सेल का जीरो होता है। ई सेल हर उस सेल का जीरो होगा जो सेल काम करना बंद कर दे। सही है। अब हमारी नर्स की इक्वेशन क्या थी बेटा जब तक काम कर रही थी, बताना भाई। ई सेल इक्वल टू बोलो, ई नॉट सेल माइनस 0.06 अपॉन एन लॉग क्यू, यही था ना भाई? अब जब ये कंडीशन होगी तो ई सेल बोलो जीरो, ई नॉट सेल ये हो गया 0.06 बाई एन, आगे बोलो लॉग क्यू नहीं होगा, अब क्यू की जगह क्या हो जाएगा? के। तो बताओ ई नॉट सेल की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 0.069 बाई एन, आगे बोलो लॉग के। सही है? क्या समझ में आया फार्मूला है? और के क्या होता है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो एक बात बताओ, अगर मुझे ई नॉट सेल दिया हो और मुझसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पूछा हो तो कर लोगे? क्या पता इसका क्वेश्चन आज के टेस्ट में आपको मिल जाए तो कर लेना। मुझे नहीं पता क्वेश्चन क्या है, लेकिन मिल जाए तो कर लेना। कैसे? रिएक्शन को देखकर ई नॉट निकाल लोगे, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉन है, उसके बाद एंटी लॉग लेके कर लो लॉग के की वैल्यू। ना आए तो कल पूछना मेरे से। बोल बेटा। ठीक, रुक जाओ एक मिनट। हो गया? ठीक है। इसके बाद थर्मोडायनामिक जो पैरामीटर्स होते हैं मैं उनकी बात और कर लूं। बेटा जी डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या होता है? माइनस एन एफ क्या बेटा? ई नॉट सेल। सही है। अब ये बताओ डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ, और ये बताओ इधर ई नॉट सेल की जगह पे ये लिख सकता हूं, है ना? लेकिन मुझे यार एन एफ काटना भी है। तो आपको पता है 0.06 कब आता है? आर टी अपॉन एन एफ से, है भाई? नहीं आया समझ में? तो क्या मैं इसको काटने के लिए यहां लिख दूं आर टी अपॉन एन एफ, है ना? और ये लॉग के की जगह पे क्या हो जाता था? एल एन के। कट गया। तो डेल्टा जी नॉट इक्वल टू क्या हो गया? माइनस का आर टी एल एन के। और अगर लॉग में लाना हो तो माइनस का 2.303 आर टी लॉग के। अरे कुछ नहीं यार, बस फार्मूले बताने हैं। जो डिफिकल्टी लेवल था ना वो तो कंप्लीट हो गया। ठीक है। तो थर्मोडायनामिक पैरामीटर में क्या पूछा जाता है? आपसे के पूछा जाता है, डेल्टा जी नॉट पूछा जाता है। ठीक है। और एक चलते वक्त मैं एक चीज और बता दूं, उसके बाद टेस्ट दो। ठीक है, थोड़ा बहुत रह जाएगा कल बता देंगे। ठीक है।
है ना। एक छोटी सी बात आपको और बता दें, मैं अभी किसी बच्चे ने पूछा था कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क। क्या पूछा था? मैक्सिमम वर्क लिखो। ये बस बात बता दें, उसके बाद कर लेना। लिखो, मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड विद ई नॉट। कैलकुलेट नहीं, क्या लिखा है? मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड विद क्या बेटा? ई नॉट। सुनो, बस 2-4 मिनट अपना ध्यान से देखो, ठीक है बेटा? ई नॉट से आपको बात करनी है। बोलो, एक बात बताओ, क्या डेल्टा जी आपको याद है? इलेक्ट्रिकल वर्क होता है। इट इज द कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम टू परफॉर्म यूजफुल वर्क। थर्मोडायनेमिक्स में बताया था। और केमिस्ट्री में यूजफुल वर्क दो ही होती हैं, या तो केमिकल वर्क या इलेक्ट्रिकल वर्क। इलेक्ट्रिकल वर्क है। अब रुको बेटा, अगर एक एक बेटा बेटा एक मिनट को समझाने दो यार पहले, नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। अगर आपसे ई सेल या ई नॉट सेल देके मैं आपसे वर्क पूछ लूं, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिकल वर्क। तो केमिस्ट्री का स्टूडेंट कहेगा ना डेल्टा जी निकालना है। अब यहां पे कंफ्यूजन होता है कि डेल्टा जी निकालें कि डेल्टा जी नॉट निकालें। अगर आप डेल्टा जी निकालोगे तो माइनस एन एफ ई सेल करना पड़ेगा। अगर डेल्टा जी नॉट निकालें तो फिर क्या करना पड़ेगा? माइनस एन एफ ई नॉट सेल। और जिस भी बच्चे, किसने सवाल पूछा था अभी शुरू में? कैलकुलेट, आपने ना कैलकुलेट मैक्सिमम वर्क, मैंने क्या ट्रिक लिखा दी? मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड विद ई नॉट। इसका मतलब अगर आपसे मैक्सिमम वर्क पूछा गया तो क्या निकालोगे? डेल्टा जी नॉट। मैं समझा देता हूं कैसे। बेटा जी, ई सेल इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0/6 लॉग क्यू, राइट? मानते हो गए? इधर देखो बेटा, राहुल भाई, लिख दूं? इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस करोगे तब ये आएगी, है? मानते हो गए? जब मार्केट से तुरंत पैसे खर्च करके सेल लाके कहीं भी इंस्ट्रूमेंट में या कहीं भी कैलकुलेटर पे या इन्वर्टर में या कहीं पर भी देखो टीवी के रिमोट में लगाते हो, झमाझम चलता है कि नहीं चलता है? बिल्कुल। पता है, उस समय उसका जो ई होता है वो ई नॉट होता है। समय गुजरने के साथ क्या होता है यार? सेल खराब हो गया, चलता क्यों नहीं? करते हो कि नहीं करते हो? फिर मारेंगे, ऐसे करेंगे, धूप में रख दो, करते हैं कि नहीं करते हैं? लेकिन शुरू शुरू में तो ऐसा नहीं होता है। शुरू में तो ये होता है ऐसे भी खड़े हो जाओ टीवी इधर तभी स्टार्ट हो जाता है। तो उस समय आपके पास में ई नॉट होता है। लेकिन समय गुजरने के साथ साथ ये वाली वैल्यू इसको घटाती है और ये खत्म, ये वैल्यू कम हो जाती है। तो बताओ, अगर मुझे मैक्सिमम वर्क चाहिए तो उसी समय वर्क निकलेगा जिस समय हम सेल को तुरंत परचेज करके लाए, उसी समय मिलेगा मैक्सिमम वर्क। उस समय बताओ उसका ई एक्चुअल में ई होता है कि ई नॉट होता है? तो मैंने क्या लिखा है? मैक्सिमम वर्क इज रिलेटेड विद ई नॉट। और ई नॉट जब निकलेगा तो डेल्टा जी नहीं निकलेगा। क्या निकलेगा? डेल्टा जी नॉट होगा। तो आपको इस क्वेश्चन में डेल्टा जी नॉट निकालना है और फार्मूला ये लगाना है। बताओ, ये ऊपर वाला नहीं लगाना, समझ में आया? अब एन की वैल्यू किसकी आगे? एफ की वैल्यू और ई नॉट की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं, इतने दिनों से यही तो सीख रहे हैं। क्वेश्चन कल करा देंगे, लेकिन भावनाएं और कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया ना, कि अगर आपसे वर्क पूछा जाए तो डेल्टा जी निकालना है और मैक्सिमम वर्क पूछा जाए तो डेल्टा जी नॉट